नमस्कार दोस्तों, आज इजराइल के दुश्मन केवल खाड़ी देश ही नहीं बल्कि भारत के पड़ोस में बैठा हुआ पाकिस्तान भी बहुत बड़े वाला दुश्मन है। अगर आज मैं आपसे कहूं कि एक समय ऐसा था जब खाड़ी देश और इजराइल के बीच में जंग चल रही थी, तो उस दौरान पाकिस्तान ने अपने सेना को भेजा और यह कहा था कि जब तक इजराइल के अस्तित्व को पूरी तरीके से खत्म ना कर दो तब तक चैन की सांस भी मत लेना। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही एक बार इजराइल ने भारत तक को चेतावनी दे दी थी कि आज भारत को मेरी बात मानकर इस पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना चाहिए, और अगर आज हमला नहीं किया तो आने वाले समय में ये भारत के लिए खतरा होगा, ये इजराइल के लिए खतरा होगा और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। और उस दौरान मैं बहुत अच्छे से भारत के लोगों को याद आऊंगा। साथ ही इजराइल ने यह भी कहा कि आज भारत मेरी चाहे बात माने ना माने, पर आने वाले समय में अगर भारत कभी भी यह बात बोल दे कि आज इस पाकिस्तान की बैंड बजाने के लिए इजराइल के साथ की जरूरत है, तो इजराइल उसी समय आपके सामने हाजिर हो जाएगा। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि दोनों के दोनों देश की सीमा बिल्कुल भी साझा नहीं होती है। कहाँ पाकिस्तान, कहाँ इजराइल, फिर भी ये दोनों दुश्मन कैसे है? और ऐसी कहावत क्यों है कि एक समय ऐसा आया था कि इजराइल बहुत बुरी तरीके से इस पाकिस्तान से डरता था। उसके बारे में भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अंजलि जोशी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ये इजराइल के मन में खटकना कहां से शुरू हुआ। इजराइल ने क्यों पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझा, ऐसा क्या किया था पाकिस्तान ने? तो सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है मिडिल ईस्ट का मैप। मिडिल ईस्ट में अगर हम इस तरफ चलें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक छुटकू सा देश जिसका नाम है इजराइल। छोटा सा देश है पर सारे के सारे खाड़ी देशों के नाक में दम कर रखा है। अब देखिए जरा, इजराइल की स्थापना होती है, इजराइल अस्तित्व में आता है 1948 में। जैसे इजराइल बनता है और कई सारे देश इजराइल को मान्यता देने की शुरुआत करते हैं, वहीं भारत के पड़ोस में बैठा हुआ पाकिस्तान, जो कि ये भी नया नया बना था, और ये बहुत बुरी तरीके से बौखलाना शुरू हो जाता है क्योंकि इधर आस पड़ोस में, इजराइल के आस पड़ोस में बैठे हुए खाड़ी देश बहुत बुरी तरीके से बौखला रहे थे कि इजराइल ने गलत किया, ये यहूदियों की ज़मीन नहीं है, ये हमारे फिलिस्तीन वाले की ज़मीन है, ये हमारे मुसलमान भाइयों की ज़मीन है, इजराइल ने यहाँ ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। ये सब तो चिल्ला रहे थे कि इधर बैठा हुआ पाकिस्तान भी चिल्ला रहा था। पाकिस्तान बोल रहा है कि इजराइल बहुत गलत कर रहा है और ये पूरा मामला मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ? यूएन के अंदर लेकर जा रहा हूँ। कुछ ही समय में पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया? यूएन के अंदर पहुँच गया और वहाँ जाकर रोना धोना शुरू कर दिया कि भाई साहब, इजराइल यहाँ नया नया देश बना है, यहूदी ज़बरदस्ती मुसलमानों की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, हम हमारे इस्लामिक भाइयों के साथ गलत नहीं होने देंगे। कई प्रकार की पंचायती इसने शुरू कर दी और पहली बार इजराइल के लोगों के मन में इस पाकिस्तान को लेकर गुस्सा आना शुरू हो गया कि भाई साहब, तुम तो इतना दूर बैठे हुए हो, तुम्हारा हमने क्या बिगाड़ा है? हम तो हमारी ही ज़मीन पर लौट के आए हैं, जहां हमारा निर्माण हुआ है, जहां से हम शुरू हुए हैं, तो वहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे? अब इजराइल के मन में पहली बार पाकिस्तान को लेकर गुस्सा आया, फिर भी पाकिस्तान को छोड़ दिया। इजराइल ने ऐसा सोचा कि चलो ठीक है, सारे इस्लामिक देश हैं इसलिए सपोर्ट करते हैं, इसलिए इसका रोना धोना चालू है। अब समय बीता और समय बीतने के साथ साथ एक बार और जंग यहाँ पर होने वाली थी। यानी ये जो आपको मिडिल ईस्ट के अंदर ये दिखाई दे रहा है छुटकू सा देश, खाड़ी देश इजराइल, 1948 के अंदर जैसे ही इजराइल का गठन हुआ तो आस पड़ोस के देश ऑलरेडी गुस्से में थे। अब इन सारे के सारे देशों ने मिलकर एक प्लानिंग बनाई। क्या प्लानिंग बनाई? खाड़ी देशों के मन में एक प्लानिंग बनी कि क्यों ना सारे के सारे आस पड़ोस के देश एक हो जाएं और सब मिलकर एक साथ इस इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे, और जैसे ही इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे तो इसका अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म, मान्यता देना नहीं लेना के ढोंग तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। अब क्या हुआ? इजराइल के पड़ोस में बैठे हुए सीरिया ने, जॉर्डन ने और इजिप्ट ने, और ये इधर गाजा स्ट्रिप यानी फिलिस्तीन वाला इलाका, ये तीन देशों ने मिलकर क्या किया? एक साथ अचानक से 1967 के अंदर इजराइल के ऊपर कर दिया हमला। बहुत बुरी तरीके से हमला किया, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कि हम तो तीन देश है, तीनों तरफ से हमला कर रहे हैं, इजराइल छोटा सा है बेचारा, ये क्या कर लेगा। ये भूल गए थे कि इजराइल का सपोर्ट करने के लिए कौन खड़ा है?
अमेरिका खड़ा है। अमेरिका पूरी तरीके से इसको बजट दे चुका था, पैसा, सैन्य हथियार, ट्रेनिंग, सारे प्रकार की टेक्नोलॉजी, कई प्रकार की चीज़ें ऑलरेडी इजराइल के पास में पहुंचा चुका था। 1967 के अंदर केवल और केवल 6 दिन की जंग चली और 6 दिन के अंदर परिणाम यह निकला कि इजराइल इस युद्ध को जीत गया और जीतने के साथ साथ सीरिया की कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया, जॉर्डन की कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया और इजिप्ट की कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया। यानी 3-4 जगह पर एक साथ कब्जा किया, जिसमें गाजा वाला इलाका आता है, सिनाई वाला इलाका, गोलन हाइट्स और जेरूसलम वाला इलाका आता है, जहां पर इसने कब्जा कर लिया। लो भाई साहब, इसको भगाना चाहते थे, तुम्हारी ही जमीन के ऊपर कब्जा करके कौन बैठ गया? इजराइल बैठ गया। अब फिर से एक बार किसकी एंट्री होती है? पाकिस्तान की एंट्री होती है। फिर से पाकिस्तान ने छाती पीट पीट के रोना धोना शुरू कर दिया कि पहले तो केवल फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया, अब तो इसने हमारे 3-3 देशों के ऊपर कब्जा कर लिया, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट की भूमि तक अपने अंडर में ले ली है। एक बार फिर से दौड़कर कहाँ गया? यूएन वालों के पास। फिर वहीं यही रामायण चालू है, मानवाधिकार का उल्लंघन है, आसपास की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है और ऐसे कब्जा करता करता तो ये कभी पाकिस्तान तक आके पहुंचेगा, ऐसे कैसे चलेगा? ये सारी पंचायती एक बार फिर से इसने शुरू कर दिए। फिर भी इजराइल ने इसको छोड़ दिया। इजराइल ने बोला ठीक है भाई, होगा, कोई बात नहीं, सारे के सारे मुसलमान देश हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं, समझ में आता है। अभी तक इजराइल कुछ नहीं बोल रहा था, पर अब पहली बार ऐसा दौर आ रहा था जब इजराइल और पाकिस्तान की पहली बार खुलेआम दुश्मनी की शुरुआत होने जा रही थी। और ये दुश्मनी कैसे शुरू हुई, आप जरा यहाँ पर देखिए। ये जरा देखिए, आप मैप में आपको दिखाई दे रहा है इजराइल। इजराइल के एक तरफ आपको देश दिखाई दे रहा है जिसका नाम है सीरिया, और एक तरफ आपको देश दिखाई दे रहा है, ये रहा इजिप्ट, यानी उस समय का मिस्र, आज का जिसे हम इजिप्ट कहते हैं। अब क्या हुआ? इजराइल में सब कुछ सही चल रहा था, समय बीता और 1973 के अंदर इजराइल के अंदर रहने वाले यहूदी क्या कर रहे थे? एक उत्सव मना रहे थे। यहूदियों का जो पवित्र त्योहार होता है उससे मनाया जा रहा था। कब मनाया जा रहा है? 6 अक्टूबर 1973 के दिन। अब यहाँ बहुत अच्छे से उत्सव चल रहा है और इसी उत्सव को बिगाड़ने के लिए एक साथ सीरिया ने इधर से हमला शुरू कर दिया और इजिप्ट ने इधर से हमला शुरू कर दिया। बहुत बुरी तरीके से इजराइल के अंदर हमला किया, जिसमें कई सारे यहूदी लोगों की मौत हो गई। अब इजराइल घबरा जाएगा, बहुत बुरी तरीके से घबरा है इजराइल कि क्या किया जाए। इजराइल ने तुरंत संदेशा भेजा, कहाँ पर? अमेरिका के पास, कि भाई साहब एक बार फिर से आस पड़ोस के देशों ने हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है, आप हमारी मदद कर दीजिए। अमेरिका ने बोला ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पहुंच जाएगा। कुछ ही समय में अमेरिका की वायुसेना यहाँ पर पहुंची। अमेरिका ने यहाँ पैसे भिजवाए, अमेरिका ने यहाँ हथियार भिजवाया, अमेरिका ने सब कुछ यहाँ पर भिजवा दिया जो एक युद्ध में जरूरी होता है। सब कुछ इजराइल के पास भिजवाया और इजराइल पूरी शक्ति के साथ में एक साथ 2 देशों के साथ में युद्ध लड़ता है, एक तरफ इजिप्ट और एक तरफ सीरिया। और जब युद्ध चलता है, बहुत अच्छे से युद्ध चल रहा होता है, उस दौरान पता चलता है कि भाई साहब सीरिया के अंदर जो फाइटर जेट उड़ रहे हैं ना, उन फाइटर जेट को उड़ाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो सबसे बड़ा हाथ है इस पाकिस्तान का, क्योंकि इस दौरान इजराइल के कुछ सैनिकों ने यह पता लगाया था कि ये फाइटर जेट उड़ाने वाला कौन है। तो ये सीरिया के पास जो फाइटर जेट उड़ रहे हैं, किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। उसके अंदर कौन शामिल हैं? तो पाकिस्तान के पायलट शामिल थे। और पाकिस्तान के पायलट क्या कर रहे थे? उन फाइटर जेट को उड़ाते हुए इजराइल के अंदर लगातार बमबारी कर रहे थे। और ये बात बहुत बुरी तरीके से खटक गई किसको? इजराइल को। अब बातें यही नहीं रुक रही हैं। अब आप जरा देखिए, जैसे इजराइल की मदद के लिए अमेरिका यहाँ पहुंचा तो सीरिया ने और इजिप्ट ने भी मदद मांगी। और सीरिया और इजिप्ट की मदद करने के लिए कौन आ गया? सीधा सोवियत यूनियन आ गया। उस समय सोवियत यूनियन ही था ना, यूएसएसआर, क्योंकि यूएसएसआर तो 1991 में टूटा। बात हो रही है 1973 की, और 1973 के दौरान सीरिया की मदद करने के लिए यूएसएसआर पहुंच गया, इजिप्ट की मदद करने के लिए यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन पहुंच गया, और यहाँ तक कि पाकिस्तान की सेना पूरे के पूरे अरब देश के अंदर पूरी तरीके से तैनात हो चुकी थी। सीरिया के अंदर भी पाकिस्तान की सेना, इजिप्ट के अंदर भी पाकिस्तान की सेना, पर ज़्यादातर सेना इस सीरिया वाले इलाके में थी, क्योंकि यहीं से लड़ाकू विमान उड़ रहे थे।
और अब पहली बार इजराइल ने खुलेआम पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि खाड़ी देशों के युद्ध में आपको इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी सेना को हमने यहाँ पर देखा है, अगली बार हमें यहाँ पर आपकी सेना दिखाई नहीं देनी चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान भी हमसे दूर नहीं है, पाकिस्तान में अटैक करने में समय नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ी गलती थी इजराइल की कि उस समय जब पता चल गया था कि ये पाकिस्तान की सेना है तो फिर क्यों बख्श दिया, उसी समय अटैक कर देना चाहिए था। फिर भी इस समय इजराइल का लक्ष्य क्या था, इन दोनों देशों को निपटना, इसीलिए इसके साथ उलझ नहीं रहा था, यानी पाकिस्तान के साथ में यहाँ पर नहीं उलझ रहा था। यानी एक समय ऐसा आ चुका था पूरे के पूरे खाड़ी देशों के अंदर कि कोल्ड वार शुरू हो गया था। एक कोल्ड वार अलग था जिसमें यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में कोल्ड वार चल रहा था 1960 के दशक का, और ये वाला जो कोल्ड वार था ये बहुत अलग था। इस कोल्ड वार में आप जरा देखो, इजराइल का सपोर्ट करने के लिए अमेरिका उतर गया, सीरिया और इजिप्ट की मदद करने के लिए कौन उतर गया, यूएसएसआर उतर गया, और इसके साथ ही सारे के सारे खाड़ी देशों की मदद करने के लिए कौन आ गया, पाकिस्तान आ गया था। मतलब और बैकग्राउंड में छोटे मोटे देश भी होंगे, जैसे चाइना हो गया, चाइना भी उतरे होगा कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट करने के लिए। तो एक टाइप का इन्होंने कोल्ड वार ही यहाँ पर शुरू कर दिया। अब समय बीता और समय बीतने के साथ साथ इजराइल ने पाकिस्तान को भुला दिया कि चलो छोड़ो, उस समय मदद करने के लिए आया होगा, हमारा मेन लक्ष्य था सीरिया और इजिप्ट को मजा चखाना, हमने चखा दिया। अगली बार अगर पाकिस्तान के सैनिक दिखाई देंगे तो इसको हम बहुत बुरी तरीके से मात दे देंगे। ठीक है भाई, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अब समय बीता और समय बीतने के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर सरकार बदली। 1974 में पाकिस्तान की राजगद्दी पर कौन आकर बैठे, जुल्फिकार अली भुट्टो। अब जुल्फिकार अली भुट्टो की तरफ से एक फॉरेन पॉलिसी को लागू किया गया। इस प्रकार की पॉलिसी इनकी थी कि हमें सारे के सारे इस्लामिक देशों को एक करना होगा। यानी ये जो आज इस्लामिक नाटो बन रहा है ना, इसकी प्रेरणा कहाँ से आती है, जुल्फिकार अली भुट्टो से। 1974 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, सारे के सारे खाड़ी देशों के साथ में पाकिस्तान को मिलना होगा, सारे मुसलमान कंट्री को एक होना होगा, और अगर हम सब एक हो गए तो क्या इजराइल, क्या अमेरिका, कोई हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। ये बात कही थी जुल्फिकार अली भुट्टो ने, और यही लक्ष्य रखते हुए लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के लाहौर के अंदर एक बैठक का आयोजन किया गया जिसका नाम रखा गया इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस। इसको बुलाया गया और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम देशों के लोगों ने भाग लिया, और यहीं पहली बार इस्लामिक नाटो की बात रखी गई कि सभी इस्लामिक देशों को एक होना होगा। अगर किसी एक के ऊपर अटैक होगा तो दूसरे की सेना वहाँ पर तैनात हो जाएगी और अटैक करने के लिए एकदम तैयार रहेगी। ये बात तो यहाँ पर हुई थी, पर इसके साथ साथ बड़ा चढ़ाकर यहाँ फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई। कहा गया कि भाई साहब, इजराइल जो कर रहा है वो बहुत गलत है, ये बड़ा निंदनीय मामला है, इसके ऊपर भी हमें कुछ ना कुछ संज्ञान तो लेना होगा। अब ये बात कहाँ पहुँच गई, इजराइल वालों के पास। इजराइल ने बोला कि भाई साहब, तुमको 2 बार तो बख्श दिया है, अब फिर तीसरी बार भी तुम चाहते हो तुम्हें बख्श दे तो बख्श देंगे, पर आज के बाद फिलिस्तीन के मामले को लेकर इजराइल का नाम तो कभी मत लेना, और अगर नाम लिया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। फिर भी पाकिस्तान कहाँ रुकने वाला था। अब पाकिस्तान ने पहले दिन जो मीटिंग करी थी लाहौर के अंदर, ये सारी पंचायती करी। दूसरे दिन की जो मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग से पहले इजराइल का खत पहुंच गया था। फिर भी दूसरे दिन मीटिंग क्या हुई, दूसरे दिन मीटिंग हुई थी पीएलओ को लेकर। पीएलओ क्या है, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई कि भाई साहब, इसे हमें और मजबूत बनाना होगा। पहली बार फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा इंटरनेशनल स्तर पर हो रही थी कि इस फिलिस्तीन को बचाने के लिए जो संगठन बना है ना, उसके लिए हमें और मजबूती के साथ में काम करना होगा। यानी इजराइल के सामने जो एक मेज पर बैठकर बातचीत करता है ना, वो कौन करता है, यही फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन करता है। इसे हमें मजबूत बनाना होगा। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में इसको बना दिया था, और 1974 के अंदर जो है, 1964 में यह बना, 1974 में इसे लेकर चर्चा हो रही है, ठीक 10 साल बाद, और इससे मजबूत बनाने की बात हो रही थी। और आज की कंडीशन अगर हम देखें तो ये पीएलओ क्या है, ये इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करता है, मान्यता नहीं देता है, स्वीकार जरूर करता है, और अब सब कुछ सही चल रहा है। पर उस समय ये संगठन किसके लिए बना था, केवल फिलिस्तीन को बचाने के लिए, और इसीलिए संगठन को मजबूत बनाने की बात कौन कर रहा था, ये पाकिस्तान कर रहा था।
अब इजराइल के मन में ये और भी ज़्यादा खटकना शुरू हो गया। और जब ये खटक ही रहा था, उस दौरान इजराइल को झटका देने के लिए एक बहुत बड़ी खबर कहाँ पहुँची, इजराइल के पास पहुँची। कहाँ से? पाकिस्तान से बात पहुँची। अब जरा देखो, 1974 के अंदर ही जुल्फिकार अली भुट्टो की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि हमें खबर लगी है कि भारत लगातार परमाणु बना रहा है, और अगर भारत ने परमाणु बना दिया तो बिना परमाणु के भी भारत वाले हमारी बैंड बजाकर चले जाते हैं, हमारे सैनिकों को बुरी तरीके से पीट देते हैं। आधुनिक हथियार ऑलरेडी उनके पास मौजूद है, और अगर कल से ये परमाणु संपन्न हो गए तो फिर पाकिस्तान का अस्तित्व तो खत्म, पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और इसी वजह से गुस्से में आकर जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान की जनता को भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, मर जाए, घास की रोटी खाना पड़े, खा लेंगे, पर हम कुल मिलाकर क्या बनाएंगे? परमाणु बनाएंगे ही बनाएंगे। ये बात किसकी तरफ से कही गई? पाकिस्तान की तरफ से कही गई। और पाकिस्तान ने एक छोटी सी मदद किसकी कर दी थी? इराक की। इधर पाकिस्तान परमाणु बना रहा है, पर पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान ने मदद किसकी कर दी? ये इजराइल का पड़ोसी देश जो इराक आपको दिखाई दे रहा है, इसकी मदद भी करी कि भाई साहब हम भी परमाणु बना रहे हैं, तुम भी बनाओ। क्योंकि पाकिस्तान का मेन लक्ष्य यही है कि अगर 57 इस्लामिक कंट्री है तो सारी इस्लामिक कंट्री के पास में परमाणु हथियार होना चाहिए, और अगर उनके पास परमाणु नहीं है, केवल पाकिस्तान के पास परमाणु होगा, इसका अर्थ भी यही है कि 57 के 57 इस्लामिक कंट्री का परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास पड़ा हुआ है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो पाकिस्तान ने क्या किया? इराक की भी मदद करी और इराक में न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित कर दिया। यहाँ पर इसने परमाणु बनाने की तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान में भी परमाणु बन रहा है, इराक में भी परमाणु बन रहा है, और ये सारी की सारी जानकारी कहाँ पहुँच रही है? भारत की तरफ भी पहुँच रही है, इजराइल के पास में भी पहुँच रही है। अब इजराइल टेंशन में आ गया। इतना दूर होने के बावजूद भी ये समर्थन करने के लिए कूदता रहता है। अगर ये परमाणु बना लेगा, सारे इस्लामिक देशों को एक कर लेगा, तो कल से मुझे बड़ी दिक्कत होगी, और इसके लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, बैंड बजाना पड़ेगा। तभी ये बात इजराइल को पता चली कि भाई साहब हमारा पड़ोसी देश भी हिम्मत कर रहा है परमाणु बनाने की। तो इजराइल को आया गुस्सा, और इजराइल अपने फाइटर जेट लेकर, बम लेकर कहाँ पहुँच गया? इराक के अंदर। 1981 के अंदर इराक के जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर नए नए बने ही थे, उन सबको भूम कर दिया, बुरी तरीके से उड़ा दिया। और उड़ाने के बाद पूरी दुनिया में ये खबर फैली थी कि इराक का तो काम तमाम हो गया है, अब सेकेंड नंबर किसका है? इन भाई साहब का है, यानी पाकिस्तान का सेकेंड नंबर है कि पाकिस्तान भी क्या कर रहा है? परमाणु बना रहा है। अब क्या किया जाए? क्योंकि इधर इराक का तो हो गया काम, ठीक है, अब पाकिस्तान के लिए दुनिया में खबर फैलना शुरू हो गई। और अब आगे क्या किया? उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टा पर फॉलो करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अब क्या हुआ? अब ये बात जो है, समय आगे निकलता जा रहा था, और भारत के अंदर सत्ता किसकी थी? इंदिरा गांधी जी की आ चुकी थी। 1980 के दशक की अगर हम बात करें तो उस दौरान इजराइल की जो खुफिया विभाग है मोसाद, और इधर भारत की जो खुफिया विभाग है रो, ये दोनों मिलकर किसके पास पहुँचे? इंदिरा गांधी जी के पास में पहुँचे, और इंदिरा गांधी जी के सामने ये बात रखी, ये भाई साहब हम आज आपको इस बात को लेकर क्लियर कह रहे हैं कि अगर आज पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया गया, क्योंकि हमें पता चला है कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है, अगर आज पाकिस्तान को नहीं रोका गया तो ये आने वाले समय में इजराइल के लिए खतरा बनेगा, ये भारत के लिए खतरा बनेगा, और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बनेगा। क्योंकि अगर ये परमाणु संपन्न बन गया ना, तो ये संभाले से भी नहीं संभलेगा, पूरी दुनिया को ये लगातार चेतावनी देगा। और सबसे बड़ा खतरा तो भारत को ही है, क्योंकि परमाणु तो ये बना रहे हैं, इनसे परमाणु नहीं संभला तो इसका रेडिएशन भारत तक आएगा, क्योंकि रेडिएशन को पता नहीं चलता है कि भारत की सीमा है कि पाकिस्तान की सीमा है। इंदिरा गांधी के सामने कई प्रकार की बातें रखी गई कि हमें केवल इस बात की परमिशन दे दो कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दें, और ये परमिशन हमें तभी मिलेगी जब आप हाँ बोलेगी, आप सिग्नेचर करेगी। क्योंकि अभी भी अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा हामी किसकी चाहिए थी? भारत के पीएम की। क्योंकि अगर बड़ी जंग हो जाए, परमाणु तक की बात पहुंचे, तो बटन किसके पास है? इन्हीं के पास में। यानी उस समय इंदिरा गांधी जी को कहा गया कि आज हमें इस पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए, पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर को उड़ा देना चाहिए, इसके लिए आप परमिशन दे दो। इजराइल और भारत के जो खुफिया विभाग है, दोनों के दोनों मिलकर इसे ख़त्म कर देंगे। अब
इंदिरा गांधी जी ने इस बात को लेकर साफ इनकार कर दिया था और इसकी जानकारी आपको 2 जगह मिल जाएगी। 2 जगह कहां से? 1980 में जब इंदिरा गांधी के सामने बात रखी गई, इन्होंने इनकार किया। 1982 के अंदर अमेरिका वॉशिंगटन की तरफ से एक रिपोर्ट छापी गई थी जिसमें इस बात का खुलासा किया गया कि इंदिरा गांधी के सामने इजराइल ने अपनी बात को प्रस्तुत किया, इन्होंने इनकार कर दिया। और दूसरी, कैथरीन स्कॉट करके एक बुक है, कैथरीन स्कॉट की एक बुक है जिसके अंदर पाकिस्तान कैसे न्यूक्लियर बना रहा था और इजराइल और भारत के जो खुफिया विभाग है वो कैसे लगातार इसे रोकने के लिए कह रहे थे, इसके लिए बुक लिखी गई है बाकायदा। 1987 के अंदर इसको प्रकाशित कर दिया गया था, जो कि आज भी आपको मिल जाएगी। इसके अंदर पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। अब देखो, सवाल ये आता है कि इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर इनकार क्यों कर दिया था? उसके पीछे की वजह है, इंदिरा गांधी जी बड़ा युद्ध नहीं चाहती थी, क्योंकि इनका मानना है कि अगर छोटा मोटा ऑपरेशन भी किया तो पलटवार पाकिस्तान जरूर करेगा, और ये पलटवार करेगा तो इसके सपोर्ट में चाइना बैठा हुआ है, इसके सपोर्ट में अमेरिका बैठा हुआ है। कई सारी बातें इनके मन में थी और इन्होंने बोला कि भाई साहब, युद्ध वगैरह हम नहीं चाहते हैं, पूरी तरीके से युद्ध का परिणाम बहुत बुरा हो सकता है और इसीलिए हम रिस्क नहीं ले सकते, युद्ध नहीं होगा। इनकार कर दिया और किसी प्रकार की परमिशन नहीं दी। समय बीता, देश के अंदर सरकार थी मोरारजी देसाई जी की। एक बार फिर से इजराइल और भारत की रो एजेंट, यानी ये जो खुफिया विभाग है दोनों देश की, एक बार फिर से किसके पास पहुंच गई? मोरारजी देसाई के पास। और मोरारजी देसाई को ये कहा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उसके आसपास के इलाके में अपने कई प्रकार के रो एजेंट फैले हुए हैं, और वो लगातार जानकारी दे रहे हैं कि आज क्वेटा के अंदर क्या चल रहा है, आज चंगाई के अंदर क्या चल रहा है। पाकिस्तान में जहां न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और जहां पर परमाणु परीक्षण होना है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी हमारे पास में आ चुकी है। उसका ब्लूप्रिंट हमें निकालना है और उसके लिए हमें 10,000 की मदद की जरूरत है, और वो मदद कौन कर सकता है? भारत के प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, यानी मोरारजी देसाई कर सकते हैं। अगर वो मदद कर देंगे तो हम इजराइल और भारत दोनों मिलकर क्या करेंगे? पाकिस्तान की बैंड बजा सकते हैं, क्योंकि अटैक की हमें परमिशन नहीं मिलेगी, पर हम अंदर ही अंदर पाकिस्तान को खत्म कर सकते हैं, इसकी परमिशन आप दे दो। मोरारजी देसाई ने कहा कि 10,000 की रकम बहुत बड़ी है। आप जरा सोचिए कि एक समय देश के पहले प्रधानमंत्री जी के सिगार विदेश से आते थे, वो रकम बड़ी नहीं थी। देश की जो सेना है उनको पहनने के लिए जूते सही टाइम पे नहीं मिल रहे थे। ठंड में जो लद्दाख में ड्यूटी कर रहे हैं, लेह कारगिल तक जाकर खड़े हैं, उनके लिए गर्म कपड़े नहीं हैं, बख्तरबंद गाड़ियां नहीं हैं, उनके लिए बड़ा खर्चा है। पर अगर देश के प्रधानमंत्री को किसी प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत है तो वो सारी चीज़ें विदेशों से आ रही थी, महंगी महंगी सारी चीज़ों के लिए ये छोटे छोटे से पैसे खर्च हो रहे थे, और वो 10,000 की रकम मोरारजी देसाई को बहुत ज़्यादा लगी और उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में इसको इनकार कर दिया कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आपको जो करना है आप कर लो। अब जरा सुनिए, यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मोरारजी देसाई ने इनकार किया और कुछ ही समय बाद मोरारजी देसाई का कॉल जाता है पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के उस समय के प्रेसिडेंट से बात होती है और ये कहा जाता है, आपको क्या लगता है आप परमाणु बना रहे हो और हमें पता नहीं चलेगा? अब जरा सोचिए, पाकिस्तान को यहाँ हार्ट अटैक आता आता रह गया। देश का प्रधानमंत्री फोन लगाकर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को बोल रहा है कि आपको क्या लगता है आप परमाणु बना रहे हो, हमें पता नहीं है, हमें सारी की सारी जानकारी है। और उसी प्रकार की बातें करके पाकिस्तान ने मोरारजी देसाई से ये उगलवाने की कोशिश करी कि आपके पास ये जानकारी कहाँ से पहुंची, और मोरारजी देसाई ने खुलेआम बोल दिया कि आप क्या समझते हैं भारत की रो बिल्कुल नाकारा है, उनको समझ में नहीं आता है, वो कुछ कर नहीं सकती है क्या? भारत की रो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के इलाके में फैली हुई है और वो पल पल की खबर हमें दे रही है। और वो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन आ गया था जब पाकिस्तान की सेना ने ढूंढ ढूंढ के हमारे रो के एजेंट को मारना शुरू किया। इतिहास में सबसे ज़्यादा हमारे रो के एजेंट उसी समय मारे गए थे, और ये मर जाने के बाद भी आप जरा देखिए कि कितना बुरी तरीके से ये निशाने पाकिस्तान की पदवी लेकर आए हैं। आज दिन तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से किसी भी प्रधानमंत्री को पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार नहीं दिया। सर्वोच्च पुरस्कार किसे मिला? मोरारजी देसाई जी को मिला। निशाने ए पाकिस्तान से नवाजा गया। कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हुई और अंततः पाकिस्तान यहाँ पर परमाणु बनाने में कामयाब हुआ। जैसे ही भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, उसका कुछ ही दिन का गैप लेकर इसने भी परमाणु परीक्षण कर डाला और ये अंततः परमाणु संपन्न देश बन गया।
इजराइल बार बार बोल रहा था कि आज भी इसे रोका जा सकता है। भारत की खुफिया विभाग बोल रही थी कि आज भी इसे रोका जा सकता है। शायद उस समय अगर दोनों के दोनों प्रधानमंत्री ने परमिशन दी होती तो आज पाकिस्तान इस प्रकार से आवाज नहीं उठा रहा होता और पाकिस्तान को पूरी दुनिया पूछ भी नहीं रही होती। क्यों पूछ रहे हैं पाकिस्तान को लोग? क्यों पूछ रहे हैं? सबसे बड़ी वजह परमाणु ही है, इसी वजह से पूछा जा रहा है। और समुद्री इलाके तक चाइना को आना इसलिए पूछा जा रहा है। बाकी कौन पूछेगा इस पाकिस्तान को? है क्या इसके पास में? जरा देखिए आप इन सारी बातों को। अब जरा आगे चलते हैं। पाकिस्तान और इजराइल दोनों के दोनों जो हैं अब सीक्रेट मीटिंग की तरफ जा रहे थे। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, हम परमाणु बनाने से नहीं रोक पाए, परमाणु संपन्न बन चुका था। और कुछ समय बीता, उसके बाद में ये खबर निकल के आई थी कि पाकिस्तान के एक जो मंत्री थे उनकी तरफ से एक मीटिंग की गई थी इजराइल के साथ और ये कहा गया कि हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। और इसी बात को लेकर कुछ चीज़ें जो हैं गुप्त तरीके से यहाँ पर शेयर की गई थी। अब आप जरा देखिए, यहाँ पर कुछ समय निकला और उसके बाद इन दोनों की एक मीटिंग होती है। मीटिंग किस प्रकार की हुई? 2005 के अंदर पाक के फॉरेन जो मिनिस्टर हैं उनके बीच और इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी खुर्शीद महमूद कसूरी और सिल्वन सोलम के बीच में एक मीटिंग होती है। और इस मीटिंग में कुछ ऐसे दस्तावेज बदले जाते हैं जिसकी खबर अभी भी सार्वजनिक नहीं है कि वो कौन से दस्तावेज बदले गए थे। कुछ इतिहासकार और कुछ एक्सपर्ट का दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर की जानकारी पूरी की पूरी इजराइल के पास गई थी, क्योंकि इजराइल ने लगातार बोला था कि मैं कभी भी किसी भी जगह अटैक कर दूंगा और इसलिए पूरी जानकारी दी गई। ये मतलब मजाकिया बात लगती है बट हकीकत हो सकता है कि इस प्रकार की जानकारी वहाँ पर पहुँच गई थी। अब ये सारी चीज़ें तो चल रही थी। अब इसके बीच में आपको थोड़ी सी जानकारी ये बता दूं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि इजराइल पाकिस्तान से डरता है। उसके पीछे की वजह है, जो इजराइल नहीं चाहता था कि पाकिस्तान परमाणु बनाए, ये परमाणु संपन्न बन गया, सबसे बड़े डर की वजह। दूसरी बड़ी बात, नहीं चाहता था इजराइल के बैलिस्टिक मिसाइलों का राजा बने, बैलिस्टिक मिसाइलें इसने बना ली। नहीं चाहता था कि इसके पास किसी प्रकार के फाइटर जेट हो, वो सारी चीज़ें भी आ गई। ये नहीं चाहता था कि मिडिल ईस्ट के देशों के साथ में मिलकर ये गुट बनाए, इसने बना लिया। ये नहीं चाहता था कि अमेरिका का इसको साथ मिले, अमेरिका का साथ इसको मिल गया। और ये नहीं चाहता था कि तुर्की के साथ इसका समझौता हो। अभी हाल ही में, अभी 10 दिन पहले ही इसने तुर्की के साथ समझौता करके ये कह दिया कि अगर कोई देश तुर्की के ऊपर अटैक करेगा, सीधे तरीके से वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, हम यही मानेंगे। और कोई देश अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा तो तुर्की यह समझेगा कि सीधे तरीके से तुर्की पर अटैक हुआ है। और इजराइल और तुर्की के रिश्ते अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इजराइल आने वाले समय में तुर्की को जरूर ठोकेगा और जब उसके साथ लड़ाई होगी तो वो बदला भी यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम आ जाते हैं उस बात पर जिसे लेकर मैंने कहा था कि इजराइल ने कहा आने वाले समय में अगर भारत मुझे याद करेगा तो मैं तैयार रहूँगा। उस समय इजराइल के खुफिया विभाग की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया था कि आज भारत के प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं मान रहे हैं, आने वाले समय में ये इस बात को लेकर पछताएंगे। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, भारत के निवासी हैं हम, आप जरा इसका जवाब दीजिएगा, क्या उस समय से रोक दिया गया होता तो सही होता कि नहीं? क्या आज भारत इस बात को लेकर पछताता है या नहीं कि इजराइल का सपोर्ट कर देना चाहिए था? और इजराइल आज भी बोलता है कि अगर फ्यूचर में भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और उस समय इजराइल से मदद मांगी गई और इजराइल से कहा गया कि आप आ जाओ हमारी मदद करने के लिए, तो इजराइल आ जाएगा। इजराइल ने खुद कहा है कि हम तैयार हैं इस बात को लेकर कि उस समय भी हम इस बात को ख़त्म करना चाहते थे, इसके न्यूक्लियर रिएक्टर को उड़ाना चाहते थे और आज भी हम उसी बात पर कायम हैं। यानी आज नहीं तो कल अगर भारत पाकिस्तान का बड़ा युद्ध होता है, पाकिस्तान लगातार तुर्की के साथ समझौता कर रहा है, यानी किसी भी तरह से अगर एक युद्ध भी शुरू होता है तो इजराइल पाकिस्तान के ऊपर अटैक जरूर करेगा। और ये बात पाकिस्तान की नहीं बल्कि इजराइल के स्टेटमेंट से ही साबित होती है। तो आई होप आपको ये पूरी जानकारी समझ में आई होगी कि दोनों देशों की सीमा नहीं लगती हैं, फिर भी इस पाकिस्तान ने अपनी बोली की वजह से, अपने चुभन वाले शब्दों की वजह से इजराइल को अपना दुश्मन बना लिया। तो क्या इजराइल को बैंड बजाने का मौका दे देना चाहिए और इनकी बैंड बजाने के लिए सब शहनाई लेकर तैयार ही रहना? आप जो भी सोचते हैं आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।